अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने अपने बोर्ड की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम जो है आज के इस लेक्चर में आपका जो सेकंड ईयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है हम इसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ई कैट एम डी कैट और जो कि बोर्ड की तैयारी कर रही हैं और जो सी बी सी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। सही है, तो आप लोग जो है इस लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, ये बात बतानी थी मुझे कि आपका जो एमसीक्यूज़ का जो पूल है, जो कि आपकी एमसीक्यूज़ की बुक है ना, वो मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूँ और इसके साथ-साथ जो है जो आपकी प्रैक्टिस मटेरियल ड्राइव है उसमें भी अपलोडेड है। तो वहाँ से जो है ना आप उसको देख सकते हैं, ताकि जो है जब हम 60 एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के अराउंड, तो वो जब हम उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें तो आप जो है ईज़िली उन एमसीक्यूज़ को समझ सकें और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकें। सही है? अगले लेक्चर में जो है हम उन तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अभी जो है हम क्विक रिवीजन करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो क्या हैं, और ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाएं और जब हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में या अपना ई कैट एम डी कैट का टेस्ट दें तो हम जितनी भी एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से आए वो हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। सही है फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, हमने जो है आपका जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने ये देखा था कि जो आपके चार्जेस थे ना वो रेस्ट पे होते थे। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस क्या थे, वो रेस्ट में थे। इसी तरह अब जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही हैं। अब इसमें जो है ना आपका चार्ज मूव करता है, इसमें आपका चार्ज मूव करता है। और लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आपका चार्ज मूव करता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आपके पास ये एमसीक्यू आ जाए कि आपके पास बताइए कि चार्ज जो है वो मूव करता है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अच्छा, अगर हम सीधी-सीधी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या है भाई, इसमें सीधा-सीधा इसकी डेफिनेशन ये होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसको समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ करें हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। अब उस कंडक्टर का कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब भी चार्जेस फ्लो करेंगे ना एट टाइम टी, जब भी उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस फ्लो करेंगे एट टाइम टी, तो आपके पास क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो ये समझाना था ये ईएमएफ के लिए समझाना था, लेकिन सपोज़ करें इस सेल को भूल जाइए, वैसे ये सेल है तो इसको भूल जाइए, ये सेल है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है जैसा कि ये, सही है, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एट टाइम टी, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये तो बहुत ही आसान सी बात थी। सही है, इसका यूनिट होता है, क्या होता है भाई, इसका यूनिट एम्पेयर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी आपके पास ये याद रखिएगा रेट का वर्ड आ जाए ना, तो आपके पास जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं रेट की, तो रेट का आप ये याद रख लें कि रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, ये तो बहुत ही आसान बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं जो हूँ ना आप लोगों को ये बता दूँ कि ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो स्टूडेंट्स एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे मैं बताता तो नहीं हूँ लेकिन बता देता हूँ कि एनईडी वालों, ये याद रखो कि आपकी जो एमसीक्यूज़ है ना, वो एमसीक्यूज़, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ डिफरेंट वेबसाइट से एनईडी वाले लेते हैं, जैसा कि टॉपर है, बायजस है, कुछ ये इंडियन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपकी जो है ना एमसीक्यूज़ आ रही होती हैं, जो ऑब्ज़र्व किया गया है। तो यही वजह है कि आपके पास आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ ये टेंसर क्वांटिटी है या स्केलर है, वेक्टर है। मे बी अगर वहाँ से आपकी एमसीक्यू आ जाए तो आपके पास आपको क्या मार्क करना है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, एक टेंसर क्वांटिटी है। और अगर टेंसर का वर्ड ना हो तो आप किसके ऊपर लगाएंगे, आप लगाएंगे स्केलर के ऊपर। वैसे इलेक्ट्रिक करंट है क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, सही है, या टेंसर है, तो ये इस बात पे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अभी तक बता नहीं पाए हैं। से वैसे टेंसर ही होता है। तो स्केलर इसलिए हम इसको ज़्यादा कहते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर्स के तौर पे ऐड हो जाता है। और वेक्टर हम इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो है ना ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन वेक्टर का फिर हम लेके क्यों आते हैं, वेक्टर को डायरेक्शन पे तो डिपेंड करता है ना। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो जो आपका जो करंट होता है वो माइनस आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से हम फिर आपका जो है वेक्टर का भी जिक्र आ ही जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से मार्क करना है। टेंसर की प्रायोरिटी रखनी है, फिर स्केलर की, और फिर जो है वेक्टर तो वैसे लगाना नहीं है। सही है स्टूडेंट्स?
अब जो है हम देखते हैं सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो चलो बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास जो है ना, आपको कुछ बात याद रखनी है। आपके पास जो मेटल होता है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल है आपके पास, मेटल के पास ना आपको ये याद होना चाहिए कि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, वो एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है जो उनका बाहर का टेम्परेचर होता है। सही है, उसके टेम्परेचर पर उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पर। सही है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मेटल में, तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें हर मेटल को जब भी हम उठाएं तो हमें करंट लगना चाहिए। तो हमें तो करंट नहीं लगता, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपकी बुक में है, जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लाइन है, वो पढ़ें और इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। If we consider any cross section of a metallic wire, the rate which the free electron pass through the right to left is same as that of left to right. As a result, the current through the wire is zero. जिस रेट पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं राइट टू लेफ़्ट, वो सेम होता है जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। यही वजह है कि आपको करंट नहीं लगता। सपोज़ करें आपके पास करंट यहाँ मूव कर रहा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, इसी रेट पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ मूव कर रहे हैं। सही है। तो आपकी जो वेलोसिटी है, वो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसकी थर्मल वेलोसिटी होगी, इसकी वैल्यू भी होती है एक, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो याद रखिएगा कि यही वजह है कि आपको इस वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता, करंट हमें नहीं लगता। सही है। जो आपके पास नेट करंट होता है वो ज़ीरो होता है वायर के अंदर। इसकी एक वैल्यू होती है, वो याद रखिए थर्मल वेलोसिटी की। लिखी हुई तो नहीं है, वैसे याद रख लें कि इसकी अराउंड एक्सपोनेंट जो कि होती है एक्सपोनेंट 5 के करीब तरीन होती है। सही है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, उस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी कोई भी आपके पास कोई सेल है, कोई भी आपके पास वायर है, जब भी हम किसी वायर को किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं ना, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उसके उसकी इफ़ेक्ट की वजह से, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। सही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक वेलोसिटी से मूव करते हैं। सही है। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी सबकी एक एक वेलोसिटी होती है। सही है, उन सब की वेलोसिटी होती है सबकी। अब उनकी सबकी वेलोसिटी को जब हम काउंट करेंगे तो क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। और वो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। सही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है भाई? द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ई.जी. एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सही है। तो इसको जो अगर हम कहें, मतलब वी ए वी जी का मतलब क्या होगा? वी ए वी जी का मतलब होगा जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, इन सबको मैं ऐड कर दूँ प्लस वी एन, इन सबको मैं इनको मैं क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ, तो ये यही होगा ना, आपके पास की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इन सबको मैं ऐड कर दूँ, उसका फार्मूला भी होता है, आप उसको फार्मूले को भी देख लीजिएगा। सही है। तो ये इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो कि आपको याद रखना है। क्या होता है? I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी ई। ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप क्यू भी लिख सकते हैं। और ये क्या है भाई? ये आपके पास नंबर जो भी आपको गिवन होगा वो आप देख लीजिएगा, एन। और आई तो आप जानते हैं सब कुछ, करंट। सही है। इसकी एक वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी है, और वो क्या है भाई? ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी हुई है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये एमसीक्यू मैं आपको दूंगा भी, और ये याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? तो वो एक्सपोनेंट -3 होता है। गूगल करेंगे तो गूगल पे क्या आएगा? एक्सपोनेंट -4। तो गूगल ना करिएगा। अगर मैं आपको एमसीक्यू दूँ और टेस्ट में आपने जो है वो गूगल करा और एक्सपोनेंट -4 मार्क कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसी को फॉलो किया जाएगा। सही है स्टूडेंट्स।
अब हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इनकी एमसीक्यूज़ आपको ये याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो है ना ये सीधी सीधी चीज़ें लिख ली हैं ताकि जो है ना मुझे लिखने का जो टाइम लगता है वो आपको अब उसका आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। तो ये मैंने इसलिए लिख ली है तमाम चीज़ें, और ये बुलेट पॉइंट्स हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो हमारा लेक्चर है तो इसकी पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यह जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है आप इसको इसी तरीके से नोट करेगा। सही है। तो याद रखिए, कन्वेंशनल करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही है। बातें याद रखनी है, कन्वेंशनल करंट जो है ना वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है सॉरी, वो किसकी वजह से होता है, वो आपके पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से फ्लो करता है आपका, लोअर टू हायर पोटेंशियल। इसके साथ साथ इट फ्लोज इन डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्लो करता है। ओके, ये हमने देख लिया। स्टूडेंट्स, अब जो है हम अपना ओहम्स लॉ का रिवीजन करते हैं अच्छे तरीके से। ओहम्स लॉ क्या है भाई? ओहम्स लॉ में हमने सीधा सीधा पढ़ा है, आपका जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वस टू आई आर, और इसका जो R होता है जो कि कांस्टेंट होता है वो क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस कहते हैं हम उसको R को। अच्छा, कुछ इसकी एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं कि द मेटालिक कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर। जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसके साथ साथ द कंडक्टर डेट डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर, और जो इनका ग्राफ होता है वो नॉट अ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इनका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये अगर ऐसे भी हो सकता है तो वो आपको ग्राफ देगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि बताइए कि ये जो है आपका ओहमिक कंडक्टर है या नहीं है, तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रेजिस्टर क्या होता है। द डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट थ्रू अ कंडक्टर। सपोज करें आपके पास कोई भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, तो जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाता है, वो रेजिस्टर कहलाता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपके पास वो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, लेंथ के और एरिया के। सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ओके, अब जो है हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई। रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर हम इसी को ड्राइव करें, इसी की अरेंजमेंट करें तो यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी मिल जाती है, रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला मिल जाता है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओहम, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसका नीचे मीटर, तो 1 मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल, तो यही इसका यूनिट बन जाता है ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का अगर मैं इन्वर्स कर दूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाती है। हमारे पास क्या आ जाता है, कंडक्टिविटी। ये तमाम चीज़ें आप एफएससी इंटरमीडिएट में, सीबीएसई बोर्ड में, अपने तमाम बोर्ड्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। और अगर हमें आर टी निकालना है तो आर टी का भी फॉर्मूला होता है। ये एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब हम ये सीधे सीधे एमसीक्यूज़ में फॉर्मूलाज पुट करेंगे, तो आपको तब और अच्छे तरीके से समझ आएगा। आर टी का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी इज़ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसके साथ साथ अगर आपको अल्फ़ा निकालना है, आपको जो रेजिस्टिविटी अगर आपके पास सवाल में इंक्लूड है,
रेजिस्टिविटी के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा, देख लीजिए। अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स नोट्स बनाया करें ताकि जो है ना आप लोगों का फ़ायदा हो। और आखिरी में जो है जो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उसको तो लाजमी देखिएगा, ये तो बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो हमारे पास केल्विन इनवर्स होगा, और सेंटीग्रेड इनवर्स भी कह सकते हैं हमने इसे। अब हम मूव करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बच्चे जो है ना उनको सीरीज़ तो याद रहता है, जब मुश्किल सवाल आते हैं ना वो कहते हैं सीरीज़ पैरेलल मुझे पता है, लेकिन जब मुश्किल सवाल आते हैं तो वो फंस जाते हैं, और वो आपको बताता हूँ कैसे फंसते हैं। भाई देखें, हमारे पास सीरीज़ क्या होता है, वन पाथ फॉर द पैसेज ऑफ करंट। आपके पास पैसेज ऑफ करंट के लिए आपके पास क्या होता है, खाली वन पाथ होता है, सही है। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास मोर देन वन पाथ होते हैं। यहाँ देखें इसको ज़रा, एक पाथ ही है, यहाँ देखें आपके पास मोर देन वन पाथ है। इसके साथ साथ क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास करंट सेम रहता है, सही है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, ये आपको याद रखना है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है सीरीज़ के लिए तो R1 प्लस R2, सही है, तमाम चीज़ों को प्लस कर देंगे, आर एन तक ये चलता रहता है। अगर हमें पैरेलल के लिए सॉल्व करना है तो हम वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2, और इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमें फिर हम पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, पूरे एक्सप्रेशन को इसको सॉल्व कर लिया और हम फिर क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये बच्चे जो हैं जो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं वो रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, तो आपको रेसिप्रोकल भी लेना होता है। और जो बच्चे कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर रहे उनको तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला पता होगा, सही है, तो वो ईज़िली लगा लीजिएगा। और वो फार्मूला क्या होता है भाई, वो फार्मूला आपको जब हम एमसी को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पहचान ये है कि आपके पास देखें पैरेलल की ना, काफ़ी सारे बच्चे जब कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके पास सर्किट आ जाता है ना तो बच्चे पहचान नहीं पाते कि पैरेलल क्या है और हमारे पास सीरीज़ क्या है। तो ये याद रखिएगा, पहचानने के लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी होता है कि जब आपके पास ना एक की लेग दूसरे से मिल रही हो। ये शॉर्ट ट्रिक भी समझ लें इसको, कि एक की लेग दूसरे से मिल रही है। देखें इसकी लेग इससे मिल रही है, इसकी जो लेग है वो इससे मिल रही है, इसकी लेग इससे मिल रही है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास चीज़ें आ जाए ना तो बच्चे फिर उसको सीरीज़ और पैरेलल में जो है ना उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिल जाता है और वो गलत कर देते हैं। अच्छा, इसका ये रिज़ल्ट याद रखिए कि क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है ये तो बेसिक सी बात है, जब भी हम इसका जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम तमाम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो आर इक्विवेलेंट होगी वो सबसे बड़ी होगी एनी1 से। आर इक्विवेलेंट एमसीक्यू आती है, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन बताइए कि आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या R1 से बड़ी होगी, तो आप कहेंगे जी जी भाई R1 से तो बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी और R3 से भी बड़ी होगी। इसी तरह हमारे पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास आर इक्विवेलेंट जो होती है वो स्मॉलर होती है देन द स्मॉलर वन, जो आपके पास सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी होगी आपकी आर इक्विवेलेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम पावर डिसिपेशन। लेक्चर के दौरान आप जो है ब्रेक भी ले सकते हैं, लेक्चर को करें पॉज और आप जाके कुछ बिस्किट वगैरह खा के चाय वाय पी के भी आ सकते हैं अगर आपको बोरियत हो तो। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन में आपको ये जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट मैंने लिख दिया है, आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, सही है। तो आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे पास जो है ना पावर डिसिपेशन होता क्या है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला, सही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, सही है, ये आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है। इसी तरह हमें पता है पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एनर्जी डिसिपेट होती है जब भी आपके पास कोई रजिस्टर होता है। अब आपके पास सपोज़ करें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास जो है कोई भी एक रजिस्टर है, मेरे पास कोई भी एक रजिस्टर है जो कि एक बैटरी है, और ये पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कुछ नहीं होगा, मसला नहीं होगा। ये चल ही नहीं रहा, ये पेपर ही ख़राब है, इस पर कोई भी पेन नहीं चल रहा, सही है। तो हमारे पास ही कोई भी रजिस्टर है, सही है। अब जब आपके पास जब भी करंट फ्लो करेगा, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वजह से कोई ना कोई तो एनर्जी ज़ाया होगी,
तो वो जो एनर्जी ज़ाया होती है वो पावर डिसिपेशन कहलाती है। सही है, तो बस आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर है, यहाँ से एनर्जी फ्लो हुई तो आपके पास जो है एनर्जी डिसिपेट होती है, तो उसे हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। इसका फॉर्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है भाई? देखें, ये जो वर्क डन है जो भी है, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती है, जब आप ये जूल थॉम्सन इफेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना, ये मैंने लिख लिया है, ये आपकी बुक की ही लाइन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, सीधा सीधा पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। सही है, अभी टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी होता है। सही है, क्यू वी, तो यहाँ हमने क्यू वी पुट कर दिया। अब ये क्यू वी तो हमें पता है, क्यू अपॉन टी तो बड़ी पुरानी पहचान है, इससे ये क्या होता है, पीछे पढ़ा करंट के बराबर होता है, तो हमने आई पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया पी इज़ इक्वल टू वी आई। अब हमें पता है कि हमारे पास जो v है, v इज़ इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा उसमें भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें v इज़ इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ आई आर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर। इसी तरह अगर हम आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर कर लें तो यहाँ पे हमारे पास p इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला आ जाता है। ये तमाम फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू पावर डिसिपेशन, इसमें बस आपको ये याद रखना है, जब भी आपके पास ऐसा जिक्र आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस टू ड्यू टू पावर डिसिपेशन, आपके पास पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऊपर वाले फॉर्मूले हैं इसमें आपको क्या करना है, बस टी का इजाफा करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय टी आपको कर देना है। तो ये देख लीजिए, ये तमाम फार्मूलाज में टी आ चुका है, और देख लीजिए जैसे ये वाला फार्मूला था तो इसमें क्या हुआ भाई, बी आई टी बन गया। ये वाला फॉर्मूला था वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर, तो ये बन गया वी स्क्वायर टी आर। सही है। अच्छा, किलो वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है? किलो वाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसी बच्चे से पूछो ना तो वो कह देता है कि भाई किलो वाट आवर किसका यूनिट है, वाट सुन लिया तो वो कहता है जो ये किसका यूनिट हो गया भाई, ये हमारे पास क्योंकि पावर का यूनिट हो गया, तो भाई नहीं है, ये किलो वाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसीलिए इसके नीचे लिखा है, इसलिए ताकि आपको उसका डिफरेंस पता चले। अच्छा, 1 किलो वाट आवर इसके बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के, और हमारा 1 जूल किसके बराबर होता है 2.77 एक्सपोनेंट -7 किलो वाट आवर के। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको लाजमी याद रखनी है, क्योंकि नस वाले बच्चों से या एम डी कैट वाले बच्चों से ना ये पूछ ली जाती है, तो आपको तो याद रखनी है। एन डी वालों को भी याद रखनी है ये वाली वैल्यू। ओके, अब हम दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। स्टूडेंट्स, EMF क्या है भाई? EMF क्या है, इसकी सीधी सीधी सी एक डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसे हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। ये क्या बताया सर आपने? जैसे आपको पता होगा, या आप तमाम चीज़ें इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। देखिए, अब मैं, ये सेल है हमारे पास, ये मेरे पास एक सेल है, सही है। ये जब भी आपके पास सेल जो है ना, EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिकली दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या नाम है, किसका नाम है, दूसरा नाम कहते हैं हम, दूसरे कहते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम इसे, EMF को। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। ये जो EMF है, जब भी आपके पास सपोज करेंगे सेल है, और ये सेल अभी किसी बैटरी से, किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, जैसे ये ऐसा है, तो इसका जो होगा ना, इसके पास क्या होगा, इसका एक वोल्टेज होता है, सही है, इसकी EMF होती है, जिसको हम इसका एक वोल्टेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। अब ये किसी जो है ना, बैटरी किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, सर्किट वगैरह से कनेक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसकी जो वोल्टेज होगा, इसके जो वोल्टेज एक हम यहाँ लगाएंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे, और हम फिर इसका जो वोल्टेज होगा हम उसको क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। यही वजह है कि आपके पास सेल पे जो है ना, आपके पास EMF लिखी हुई आती है, जो कि देखें यहाँ पे इसकी EMF लिखी हुई नज़र आ रही होगी, या अगर फोकस नहीं हो रहा नज़र नहीं आएगी, लेकिन सेल की यहाँ पे EMF लिखी हुई होती है, जो कि होती है 1.5 वोल्ट। वैसे जो रिमोट वगैरह के सेल्स होते हैं उसकी EMF 1.5 ही रखी जाती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है EMF का, VT मल्टीप्लाई बाय IR, और ये वोल्टेज होता है, सही है। इसका भी ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है IR, यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले को जब ओपन करते हैं तो ये IR बन जाता है। ये आपके पास होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है। तो इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है EMF का। इसके कुछ केसेस होते हैं जो कि आपसे MCQs में, MCAT ECAT में पूछ ले जाते हैं। अगर नस में तैयारी कर रहे हैं तो नस में तो बार बार पूछे जाते हैं इसके फॉर्मूले, ND में भी पूछे जाते हैं, और MD कैट में भी पूछे जाते हैं, सही है।
अच्छा, इसमें क्या होता है, डिस्चार्जिंग का जो केस होता है, डिस्चार्जिंग के केस में आपको ये याद रखना है जो पोटेंशियल होगा आपका, वो क्या हो रहा होगा, उसमें ईएमएफ में से आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस होगी। सही है। और इसमें ईएमएफ आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन आपके पास पोटेंशियल की होती है। यहाँ पे क्या होती है, ईएमएफ ग्रेटर देन पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह, और ये क्यों होती है ये याद रखिए, ड्यू टू ड्रॉप ऑफ करंट ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रॉप ऑफ करंट की वजह से होता है ये। सही है। और चार्जिंग का केस होगा, चार्जिंग के केस में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा ईएमएफ के। डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ बढ़ी, चार्जिंग के केस में आपके पास क्या बढ़ा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। और ये क्यों, क्योंकि जो है भाई आपके पास ईएमएफ जो है कुछ ना कुछ तो आपके पास, अगर डिस्चार्जिंग का केस है तो आपके पास कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा ना, क्योंकि अपनी बैटरी खुद इस्तेमाल हो रही है, वो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा डिस्चार्जिंग वाले केस में, इंटरनल ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ तो। इसीलिए आपके पास ये नेगेटिव माइनस आई आर आता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और इसी तरह अगर आपके पास चार्जिंग का केस है तो चार्जिंग के केस में आपको ये याद रखना है, P इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस में ऐड होगी, तो ये आपको याद रखना है। कराची बोर्ड वालों के लिए तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन जो दूसरे बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो ये पढ़ना है। कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि आखिरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए जो है वो उसको लाजमी देखेगा। मतलब किरचॉफ्स लॉ को भी समझ लें वो लोग, तो उनका फ़ायदा ही हो जाएगा कराची बोर्ड वालों का, क्योंकि आपकी जो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है वो काफ़ी अपडेटेड है, और वो उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि दूसरे बोर्ड्स में भी नहीं हैं। वो बुक ज़रा आप देखिएगा, एक ऐसी बुक है। केसीएल किरचॉफ्स की जो हम वोल्टेज लॉ और जो हमारे पास किरचॉफ्स की जो करंट लॉ है वो आप पढ़ चुके हैं। जब आप इंशाल्लाह जब आप एक फील्ड को आप लेंगे जब अपने फ्यूचर में जाके, तो आप इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, तो आपके उसमें एक सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अगर कोई बच्चा एनईडी से सीआईएस लेता है या दूसरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग दूसरी यूनिवर्सिटी से लेता है, तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें जो है ना वो इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से पढ़ेगा। अच्छा जी, किरचॉफ्स लॉ भाई क्या होता है भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ इसमें ये कहता है कि आपके पास जितना करंट आ रहा है ना, और वो बराबर है जितना करंट जा रहा है। इसकी स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा अपने उससे, अब जो आपकी बुक है पंजाब बोर्ड वालों की और फेडरल बोर्ड वालों की, अपनी बुक से याद रखिएगा जो स्टेटमेंट है इसकी। बस इसमें मैंने ये बताया है, सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे। इजी आवाज़ में, आसान आवाज़ में याद रखना है, जितना करंट आ रहा है वो किसके बराबर है, जितना करंट जा रहा है। मतलब I1 करंट आपके पास, सपोज़ करें आपके पास I1 करंट और I2 करंट आ रहा है तो किसी भी सर्किट में, सही है, और आपके पास जो I3 है और I4 करंट जा रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब पढ़ते हैं किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ हमसे क्या कहता है, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हमसे ये कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आपके पास पोटेंशियल होगा, अलजेब्रिक सम उसका हमेशा ज़ीरो होगा। यह आपसे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है। सही है। किसी भी लूप में अगर हम देखें तो आपके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास इन अ क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हम हमेशा ज़ीरो के बराबर लेते हैं, और वो ज़ीरो के बराबर होता है। सही है। अच्छा, लूप क्या होता है, आपके पास कोई भी ब्रांच है, सही है, कोई भी क्लोज ब्रांच है, जैसे ये देखें, ये इसमें एक ब्रांच ये रही, तो ये पूरा एक क्लोज लूप के तौर पे काउंट होता है। सही है स्टूडेंट्स, और ये भी पूरा एक क्लोज्ड लूप के तौर पे काउंट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिखी हैं, आपको इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, पढ़ लेना है। रियोस्टेट क्या होता है, ये आपकी बुक की ही लाइन्स हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैं भी बता देता हूँ, रियोस्टेट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ बेयर मैग्नीन बाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। तो ये आपको रियोस्टेट के बारे में पढ़ना है। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं भाई, थर्मिस्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सही है। ये नॉन मेटेलिक इसकी एग्जांपल है, इसके फीचर्स हैं ये, जिसकी क्या है, फीचर्स हैं, आपको ये देखने ही हैं थर्मिस्टर्स के। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको बुक रीडिंग बता चुका हूँ कि अच्छे तरीके से करनी है। इसकी एक ये लाइन, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी है। फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट, इनको थर्मिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं, ऑफ वेरी लो टेम्परेचर नियर अबाउट 10 केल्विन और -263 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो आपको ये जो लाइन है ना ये याद रखनी है। फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर नियर अबाउट 10 केल्विन और -263 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम थर्मिस्टर्स को यूज़ करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स अब जो है ना, अच्छा जो कार्बन रजिस्टर है वो आपको पढ़ लेना है अपनी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि वो तमाम चीज़ें, क्योंकि आप जब अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो तो आपकी खुद ही रिवीजन हो जाता है उसका। तो आप कार्बन रजिस्टर्स का जो फॉर्मूला है कलर कोडिंग का, जो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो फॉर्मूला है जो भी, तो आप अच्छे तरीके से उसकी ट्रिक बता दूंगा, अगर कुछ बच्चों को ना आती हो तो वो देख लीजिएगा, उसके कोड्स टॉलरेंस वगैरह उसके जो चीज़ें याद करनी होती हैं वो भी याद कर लीजिएगा कलर कोडिंग को। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कुछ एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखना है लाजमी, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें तो आपको जो है ना उन एमसीक्यूज़ में मुश्किल ना हो। बता चुका हूँ बार बार कि वो आपके पास जो है पीडीएफ अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकें उन एमसीक्यूज़ की। अच्छा जी, देखें सपोज़ करें हमारे पास अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर आपको सवाल दे दे, ऐसा सर्किट बना के दे दे और आपसे कहे कि आपके पास ये टोटल वोल्टेज है, सॉरी टोटल करंट है, 10 एम्पियर का करंट है, और मुझे करंट बताइए कैलकुलेट करंट थ्रू ए एंड बी। आपको करंट ए और बी के थ्रू करंट आपको मालूम करना है, वो कहेगा आप ये मुझे करंट बताइए। अब आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो ए और बी के थ्रू का करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे। जो आपके पास रजिस्टर है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से कितना करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, आपको ये मालूम करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम CDR भी कहते हैं, करंट डिवाइडर रूल, इसको हम ये कहते हैं। कोई भी IX करंट अगर आपको फाइंड करना है ना कभी भी ज़िंदगी में, तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल करंट तो हमेशा दिया जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। आपको यहाँ से करंट मालूम करना था, तो इसकी अपोजिट ब्रांच ये रही 3 ओम की, तो इसको आप पुट करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आपको क्या करना है, आपको टोटल रेजिस्टेंस या इसको और इसको ऐड कर दीजिए, जो उसकी अपोजिट ब्रांच थी उसकी रेजिस्टेंस को भी ऐड कर दीजिए, तो आपके पास जो है ना ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सही है, तो ऐसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ अब इस फॉर्मूले पे। जैसे क्या किया है देखें, मैंने यहाँ पे टोटल करंट लिया, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच के अंदर हमने ये रही रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और फिर क्या किया हमने रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और जो हमें जहाँ से मालूम करना था उसको ऐड करा। देखिए 3 + 4, और फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 4.28। नस वाले बच्चे देख लीजिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो 10 3 ज़ा 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7। सही, आप क्या करें 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 7 4 ज़ा क्या होता है 28, 2 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया और क्या बन गया ये हमारे पास 20। तो 20 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम आएंगे 4.2 पे, तो 4 2 ज़ा 14 होता है। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अच्छा, हमें जब MCQs में ऑप्शंस दिए जाएंगे ना, तो वो 4.2 दिया जाएगा आपको, एक 4.3 दिया जाएगा, या आपको जो है ना वो 4.7 दिया जाएगा या 5। वैसे तो इतने करीब तरीब नहीं दिए जाएंगे, उनको भी पता है बच्चे हैं बेचारे अभी सेकंड ईयर में है, तो इतना मुश्किल तो नहीं देंगे, बस ये कर सकते हैं कि 4.2 और 4.3 या 4.7 करीब दे देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 4.2 पे मार्क कर देना है। आपने सीख लिया कैसे मार्क करना है। अब हम समझेंगे हमारे पास VDR का भी तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा, VDR भी इसी तरीके से होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास अब वोल्टेज सोर्स लग गई और यहाँ पे आपको कुछ वोल्टेजेस दिए जाएंगे, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स होगी यहाँ पे भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज होगा। तो अब हम यहाँ का काम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपसे कहें कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स का वोल्टेज बता दें, तो उसमें आप क्या काम करेंगे, आप काम ये करेंगे कि टोटल वोल्टेज यहाँ पे रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आपको जिस रेजिस्टेंस से निकालना है ना वोल्टेज, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे, अपोजिट रेजिस्टेंस को रख रहे थे। अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस को रख देंगे जिस रेजिस्टेंस से आपको निकालना है, हम उसी रेजिस्टेंस को रखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको। ये इसके नीचे नहीं है, ये इसके नीचे है, इसके नीचे है ये। सही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे, और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना, हम यहाँ पे इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। जब आप अपना, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
ये कुछ एमसीक्यूज़ पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। बच्चे कहते हैं कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यू पूछ ली हमसे, तो ये कुछ ऐसी एमसीक्यूज़ होती हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती हैं स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है टेस्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो आप लोगों का हो गया होगा, तो उसकी जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह मंडे तक उसके सॉल्यूशंस जो हैं कोशिश करूँगा मैं या तो आपको लाइव आके सॉल्व करवा दूँ, या जो है मैं ना आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूँ, तो वो आपको आपके ग्रुप्स में बता दिया जाएगा, उसके सॉल्यूशंस कैसे आपके साथ शेयर होंगे। अच्छा, तो अब जो है हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके जो ये इसका जो चैप्टर है आपका, इसकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अच्छे तरीके से आपने ये समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज़ हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा? कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, या बता दीजिएगा मैनेजमेंट को कि आपको क्या समझ नहीं आया, या मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, तो मैं आपको वो दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। अब रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा, फ़ौरन तो आ नहीं सकता। ऐसा ना हो कि आप मुझे इतनी रात में मैसेज कर रहे हैं और या दिन में मैसेज कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन रिप्लाई नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। सही है? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।